उत्तर प्रदेश की राजनीति किस करवट बैठ रही है, आज इस पर बातचीत होगी, क्योंकि देश का न सिर्फ सबसे बड़ा राज्य है, लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं और वहाँ की जीत काफ़ी मायने रखती है। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए पूरी ताकत से सारी सीटें जीतना चाहता है। इंडिया अलायंस भी पूरी कोशिश करेगा कि वहाँ से मैक्सिमम ले सके, क्योंकि 80 सीटों में जो लैंड शेयर होगा, जिस भी दल के या जिस भी अलायंस के साथ जाएगा, वो बहुत मायने रखता है। तो इसलिए आज उत्तर प्रदेश के इर्द गिर्द की राजनीति जो है वो कैसे बदल रही है और उसमें किसका पलड़ा भारी है, ये समझने की कोशिश करेंगे। टिकट बंटवारे काफ़ी हद तक हो चुके हैं। कुछ प्रत्याशी हो सकता है कहीं कहीं अभी ऐलान हुए, लेकिन कई जगहों पे प्रत्याशी बदले जा रहे हैं। कई जगहों पे कई पार्टीज़ में वो एक मुश्किल है और उसको कैसे पार्टीज़ डील कर रही हैं ये भी एक समझना चाहिए। लेकिन कुछ राजनीतिक घटनाक्रम जो देश भर में हुए हैं पॉलिटिकल, वो एक बार चर्चा में लाएंगे और उनको बातचीत पे ज़रूर रखेंगे। लेकिन फोकस हमारा उत्तर प्रदेश रहेगा। जैसे आज राहुल गांधी ने वायनाड से पर्चा भर दिया, तो एक सवाल ये उठा कि उत्तर प्रदेश जहाँ उनका गढ़ माना जाता है, रायबरेली और अमेठी, वहाँ से अभी तक प्रत्याशी तय नहीं किए गए और वायनाड से उन्होंने पर्चा भर दिया है। ये अपने आप में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट माना जा रहा है। बहुत सारे लोग इसकी विवेचना भी कर रहे हैं कि क्या वो छोड़ देंगे अमेठी रायबरेली से, कोई नहीं लड़ेगा उस परिवार से। और जहाँ से वो लड़ रहे हैं वायनाड से, वहाँ बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। वहाँ एनी राजा ने भी पर्चा भरा है, जो डी राजा की पत्नी है, और केंद्र में या अलग अलग राज्यों में उनका अलायंस में सहयोग है। लेकिन केरल में दोनों लोग अलग अलग लड़ रहे हैं, आमने सामने लड़ रहे हैं। ये भी एक लोकतंत्र में आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। दूसरी ओर आप देखिए तो शिवपाल, जो समाजवादी पार्टी में अखिलेश के चाचा हैं, वो बदायूं से न लड़ने की इच्छा जता रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये टिकट उनके पुत्र को दिया जाए। ये एक विकराल स्थिति पड़ी हो गई, क्योंकि बदायूं में शिवपाल को दिया गया था टिकट जानबूझ के और स्ट्रेटजी के साथ कि बदायूं सीट में उनको लड़ाया जाए वहाँ से, लेकिन अब वो नहीं लड़ना चाहती। ये एक बड़ी समस्या है। इससे पहले आपने देखा होगा कि रामपुर और मुरादाबाद को लेकर के समाजवादी पार्टी सामने बड़ा संकट खड़ा हुआ था और फाइनली फिर जो कई लोग समाजवादी पार्टी के थे, उनके बीच में आपसी तनाव, लड़ाई झगड़े, मतभेद के बाद जो टिकट फाइनल हुए उसमें एसटी हसन को कुछ नहीं मिला, जो मुरादाबाद से सांसद थे। मायावती ने भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा के साथ साथ कई जगहों में प्रत्याशी बदल दिए, जैसे कन्नौज, गाजियाबाद, अलीगढ़ में प्रत्याशी बदले जा रहे हैं। तो ये सब कुछ जो चल रहा है, इसको आज समझने की कोशिश करते हैं। यूपी में क्या होने वाला, यूपी में किसका पलड़ा भारी है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे परिचय कराता हूँ। आज कोई राजनीतिक दल नहीं, पत्रकार लोग होंगे और उनके असेसमेंट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। नवोदय टाइम्स के संपादक अकुश श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी हैं, साथ ही राजेश बादल जी और सतीश के सिंह जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और समझते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति किस दिशा में बढ़ रही है और किसका पलड़ा भारी है। अगू सर, क्या चल रहा है यूपी में? यूपी में काबा अगर है तो यूपी में कुल मिलाकर के योगी बा हो जाता है और वहाँ मोदी बा के साथ योगी बा जुड़ जाता है। और वो एक अकेला ऐसा राज्य है जहाँ पर मुख्यमंत्री का नाम जो है वो प्रधानमंत्री के नाम के साथ सीधा सीधा जोड़ा जाता है और बाकी कई नेता जो हैं, जो बड़े बड़े नेता, अमित शाह समेत, वो योगी की तारीफ में नजर आते हैं। आज भी ऐसा ही हुआ है जब उन्होंने कहा कि योगी जी ने बिल्कुल कानून व्यवस्था की नकेल कर रखी है और बाकी डेवलपमेंट कर रखा है। तो ये मेरे ख्याल से अकेला ऐसा राज्य है भाजपा शासित राज्यों में जहां योगी और मोदी का नाम बराबर के साथ लिया जाता है। और उसकी अपनी वजह है। जिस उत्तर प्रदेश में आप देख ही रहे हैं, कानून व्यवस्था की हालत बहुत बुरी थी, आज बहुत अच्छी मानी जाती है। नहीं है कानून में, कागज में कैसे है वो नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन परसेप्शन में बहुत अच्छी है और इसी की वजह से हर जगह एक डेवलपमेंट के ख्वाब देखे जा रहे हैं। काम हो रहा है, थोड़ा बहुत चीजें हो रही है, लेकिन लोगों में कानून व्यवस्था को लेकर के एक विश्वास है, ये बात सच है। और जहां तक राजनीति की बात है, तो मैंने आपके यहाँ पर पहले भी कहा था
यूपी में लोग पहले भी मान रहे हैं कि हमें 10 सीटों पर INDIA कैसे सोचे कि कहाँ लड़ना है, क्या लड़ना है, कैसे लड़ना है। बाकी 70 सीटों पर तो वो पहले से तय मान रहा है। मैं उसमें से नहीं हूँ, मैं ये मानता रहा हूँ कि वो लड़ाई होगी, लेकिन इतनी आसान मतलब इतनी मुश्किलें होंगी INDIA के सामने कि वो मतलब 10 सीटों पर भी कंसंट्रेट कर ले। और खास तौर से उसकी बड़ी वजह एक है कांग्रेस का ढीलापन। कांग्रेस ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को लिया है, एक अनिर्णय की स्थिति में रखा है, उस कारण से समाजवादी पार्टी जितनी मजबूत थी, उसमें भी वो भी कमजोर होती चली जा रही है। ये बात दूसरी की सीटों का बंटवारा हो गया है, सहमति हो गई है, लेकिन अभी तक जब वहां पर पार्टी के सूरमा ही गायब हैं, तो फिर या नेत्री ही गायब हैं, तो फिर क्या होगा उस पार्टी का? आज क्या वो अजय राय के सहारे छोड़ दी जाएगी? क्या वो आम कार्यकर्ताओं के सहारे छोड़ दी जाएगी? और कार्यकर्ता खुद बिखरा हुआ है, तो वो उसको निराशा की स्थिति इसी जानी जा सकती है कि आज जहां से मथुरा में विजेंद्र सिंह को हेमा मालिनी के खिलाफ चुनाव लड़ना था, आज वो भाई साहब जो है वो पहलवानी करते करते, मुक्केबाजी करते करते दूसरे छोर पर आ गए और दोनों लोग मिल करके किसी और के सामने लड़ेंगे। तो ये अजीबोगरीब स्थितियां हैं। ऐसा शायद बहुत कम हुआ हो आखिरी दिनों में। पिछली बार भी वैसे ही हुआ था हेमा मालिनी के क्षेत्र से। तो अब लेकिन वो भी गायिका जो थी, वो या नर्तक जो थी हरियाणा की, वो अब गायब नजर आ रही है। तो ये अजीबोगरीब स्थिति है। और इत्तेफाक ये है कि ये सब इतना सब कांग्रेस की कोशिश के बाद, इतनी यात्राएं करने के बाद, इतना हाथ पैर में तेल लगा करके और लड़ाई लड़ने के बाद अभी तक बहुत कोई अच्छे नतीजे नहीं आ रहे हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण अपने आप में है। जी अक्कू जी, जैसे चुनाव के नज़दीक पहुंचते पहुंचते चीज़ें एक तरीके से, जिसको जहां जाना है, इधर जाना उधर जाना है, प्रत्याशी बदलना, वो चीज़ें स्थिर हो जाती हैं। लेकिन अभी तक ऐसा लग नहीं रहा कि चीज़ें स्थिर हुई हैं। मतलब अभी भी बदलाव चल रहे हैं, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया। तो वो एक जिसको सेटल नहीं हो पा रहा क्या अभी भी मामला? अदला बदली, प्रत्याशी बदल गया। अभी शिवपाल जी गुस्सा आ गया, नहीं हम नहीं लड़ेंगे, बच्चे को दो हमारे। नहीं, शिवपाल जी तो आज नहीं कल तो जिस अदला बदली के मूड में है, हेरा फेरी में है, अलग गए, ऊपर आए, साथ में रहे, उनको लगता यही है कि अभी उनका भतीजा ठीक ठाक तरीके से उस कमान को नहीं संभाल पा रहा है, तो कुछ ना कुछ बीच में खेल करते रहते हैं। वो किसके लिए कर रहे हैं, किसके इशारे पे कर रहे हैं, ये नहीं समझा जा सकता। बीच बीच में अखिलेश की तारीफ करते हैं और फिर ऐसी उनसे गतिविधियां हो जाती हैं जिससे उनको लगता है कि मुश्किल होगी। अब अगर खुद की सीट से इनकार कर दे और बेटे के लिए कह दे या किसी XYZ के लिए कह दे, तो उसका नतीजा क्या होगा? लड़का तो भी लड़का ही, जब बढ़िया बड़ा पहलवान लड़ने से छोड़ रहा हो मैदान, और वो भी बधाई हुई ऐसी सीट से, तो फिर उसका नतीजा क्या होगा? तो नतीजा यही होगा कि वो सीट भी एक परसेप्शनली खराब होगी। तो जो समाजवादी पार्टी दहाई तक जाने की इच्छा रखती थी, दहाई तक लड़ने की इच्छा रखती थी, अब वो 3-4 सीटों पर ना समझ जाए, ये एक बहुत बड़ा संकट होने जा रहा है। होना नहीं चाहिए, लड़ाई होनी चाहिए, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, लेकिन वो उस मंच पे जो राजनीति का मंच है उत्तर प्रदेश का, उसमें बराबर के पहलवान नजर नहीं आ रहे हैं। जो थे भी वो पीछे हटते चले जा रहे हैं, और जो एक बड़ा पहलवान है वो और अपने आप को मजबूत किए ले रहा है, और तो और उसके पहलवान वायनाड जाके लड़ने को तैयार बैठे हुए हैं। तो वो एक समय बड़ा रोचक स्थिति होती चली जा रही है कि जो स्मृति ईरानी जिनके लिए कहा जाता था कि दोबारा जीतना मुश्किल होगा, वो अपने सीट के प्रति तो बहुत आश्वस्त हो गई, और अब वो कल वायनाड में जाके राहुल गांधी को चुनौती देंगी। ये बात दूसरी कि वहां सिर्फ चुनौती देने का मामला नहीं है, वो केरल की कुछ सीटें जो भारतीय जनता पार्टी जीतने की इच्छा रखती है, मादा रखती है, उसको एक परसेप्शन देना चाहती है कि हाँ, अब हमारे नेता या हम लोग जो हैं इस स्थिति में हैं कि अपना जो बड़ा राज्य है उससे निकलकर दूसरी जगह भी मोर्चा संभाल सकते हैं, दूसरे और अपनी और सीटें वहां की मजबूत कर सकते हैं। राजेश जी, कांग्रेस यूपी में इतना मतलब ढीलापन क्यों, इतना सुस्त क्यों है? उनको तो सीटें दे दी गई 17, प्रत्याशी नहीं तय हो रहे हैं, या वो कोई और स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं? जैसे उनके अपने रायबरेली और अमेठी में भी प्रत्याशी तय करने में दिक्कत आ रही है, या कुछ और मन में चल रहा है? क्या आपको क्या समझ में आ रहा है?
देखिए, उत्तर प्रदेश की जो स्थिति जो है वो एक अपने आप में महादेश की है। जिस प्रदेश में 80 सीटें हों, प्रधानमंत्री वहां से आते हों, रक्षा मंत्री वहां से आते हों और भी कुछ मंत्री वहां से आते हैं, तो और जहां पे पिछले बार जो हमने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत जिस संख्या पर देखा था, तो वो एक तरह से उनकी कामयाबी का शिखर था। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के नजरिए से अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद बहुत आसान मुकाबला तो है नहीं। और जब मुकाबला आसान नहीं होता तो फिर मुझे लगता है कि मुकाबले के लिए तैयारियां भी शायद उसी तरह से की जाती हैं। मैं इसमें ये कह सकता हूं कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश का किला जीतना कोई बहुत बड़ी बात मतलब नहीं है, बहुत मुझे आसान और अनुकूल लगता है। लेकिन डबल इंजन की सरकार है, तीसरी बार का मौका है, एंटी इनकम्बेंसी है, तो इतना आसान भी नहीं है जितना हम समझ बैठे हैं कि शायद आएगा। पिछले बार वाला जो आंकड़ा है वहां तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल है, कम होंगी सीटें। लेकिन हाँ, बात चूंकि कांग्रेस की कर रहे हैं, तो अगर सीटें कम होंगी तो फायदा किसको होगा, ये भी एक देखने वाली बात है। और समाजवादी पार्टी का देखिए सबसे अब तक का दुर्बल प्रदर्शन हमने देखा था पिछले लोकसभा चुनाव में, और इससे कम समाजवादी पार्टी का क्या हो सकता था। अब इस बार बदला हुआ मामला है, 1.5%, 2% वोटों पे अगर कांग्रेस ठहरी है और बाकी पे समाजवादी पार्टी है, तो मुझे लगता है कि जो 17 सीटों का गठबंधन है वो उनके लिए सम्मानजनक है। और 17 सीटें भी अगर वो बहुत आसान नहीं है, जो मैं कहता हूं, अगर इसमें से 10-12 सीटें भी वो ले आते हैं तो उनकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उसमें बस ये है कि दो वर्ग, जो मैं जितना मैं समझ पाया हूं, वो भारतीय जनता पार्टी को उनका मुकाबला करना आसान है, और उसके मुकाबले में केवल राम मंदिर का मसला जो है वो उसकी भरपाई करता है। जो दो वर्ग मैंने बताए, एक तो किसान और दूसरा महिलाएं, तो ये जो दो वर्ग हैं वो थोड़ा सा मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती पेश कर सकते हैं। राम मंदिर का मसला महिलाओं के बीच में है और वो शायद, लेकिन ये ताज्जुब की बात है, आप ये पाएंगे कि पिछले करीब करीब 10-12 दिनों से राम मंदिर का या राम का ये कोई भी शिखर नेता पार्टी का नाम नहीं ले रहा है। ये मुझे थोड़ा सा एक संशय में डालता है कि इसकी क्या वजह है। जी नीरज। सर राजेश जी, एक चीज़ बताइए आप, जो पूरी स्थिति बन रही है यूपी में, उसमें समाजवादी पार्टी के अंदर भी थोड़ी सी असमंजस की स्थिति है, कहीं कहीं सीट बदलनी पड़ रही है, आपस में परिवार में भी बहुत ज़्यादा सामंजस्य नहीं, धर्मेंद्र यादव लड़ना चाहते तो फिर शिवपाल जी को दी, शिवपाल जी नहीं लड़ना चाहते हैं, वो भी एक है। अगर टोटल में मिला के देखें, मैं ये अलग नहीं पूछ रहा हूँ मैं, कि कांग्रेस को भी उसमें जोड़ लें, दुविधा क्या है, उन लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? प्रत्याशी न तय कर पाना, या कोई स्ट्रेटजी नहीं है, या जैसे अभी आपको जी कह रहे थे कि कांग्रेस की वजह से भी समस्या हो रही होगी समाजवादी पार्टी को कि अच्छा वो 17 में क्या करना भी पता ही नहीं, क्योंकि प्रचार तो साथ में ही करेंगे ना। फिर मुझे ऐसा लगता है कि इनको दोनों को एक साथ क्लब करके आप नहीं देख सकते, दोनों की समस्याएं अलग अलग हैं। हाँ। जो समाजवादी पार्टी की समस्या है वो अपने एक जो नेतृत्व का जो पीढ़ीगत परिवर्तन है, हमने चिराग पासवान की पार्टी में भी देखा था रामविलास जी के जाने के बाद, और भी उन पार्टियों को देखा जहां पर जो मौजूदा पीढ़ी है वो अपनी पुरानी पीढ़ी के साथ बहुत आसानी से तालमेल उनका नहीं हो रहा है। हमने शरद पवार की पार्टी में भी देखा, हमने शिवसेना में भी देखा, हमने और भी कई पार्टियों में देखा कि जहां अगली पीढ़ी बहुत आसानी से तैयार नहीं होती है पुरानी पीढ़ी को स्वीकार करने की। और हमें ये मानना होगा कि मुलायम सिंह के जमाने की प्रचार के तरीके, मुलायम सिंह के जमाने का वो सब बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। तो शिवपाल सिंह को मुझे लगता है कि उनका अपना, ठीक है, एक जमाने में बड़ा व्यापक संपर्क था, लेकिन हाल के वर्षों में उन्होंने अपना जनाधार कमजोर किया है, ऐसा मेरा मानना है। तो समाजवादी पार्टी के लिए अपनी चुनौती अलग किस्म की है, कांग्रेस के लिए अपनी चुनौती इस तरह की है कि 17 सीटों पर अगर प्रत्याशियों की बात जो आप कह रहे हैं, मुझे लगता है ये एक पार्टी की नीति भी हो सकती है कि भाई जब इतना महत्वपूर्ण प्रदेश है तो शायद इन वक्त पे घोषित किया जाए ताकि अंतर्कलह से बचा जा सके, या कोई ऐसा कि अगर किसी कैंडिडेट को लेके कोई नाराजगी हो तो शायद उसको दूर किया जा सके, यही एक कारण हो सकता है। तो कांग्रेस के लिए तो यह है कि उत्तर प्रदेश में पाना ही पाना है, अगर जो भी उसको मिलता है तो वो उसके लिए फायदा ही है, खोने के लिए कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में क्या है। जी जी,
शेखर सर, आपका क्या असेसमेंट है? यूपी में क्या स्थिति बनती दिख रही है? किसका पल्ला भारी है ग्राउंड में? जैसे समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, क्या उनके बीच में एक समीकरण बैठ गया है? भारतीय जनता पार्टी ने भी कई सारे दल जोड़ रखे हैं, राजभर जी भी हैं और कई सारे, इनके बीच में समीकरण क्या बैठ रहा है इस समय यूपी में? नीरज जी, बीजेपी के लिए बाकी पार्टीज मानते हैं कि उनके लिए स्थिति अच्छी है, लेकिन बीजेपी स्वयं ऐसे लड़ रही है जैसे पूरी ताकत से लड़नी है, जैसा उस पर सारी चीजें डिपेंडेंट है। इसीलिए आप देख रहे हैं कोई कसर नहीं छोड़ रहे, कभी उसको ये नहीं ले रहे। ये प्रधानमंत्री का हमेशा कि ये है, पार्टी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को भी ऐसा लड़ना है जैसा कि हम हार जाएंगे जैसे सोच के ही लड़ना है। जब स्थिति अलग से है, देखिए एडवांटेज मोदी जी और योगी जी है, लेकिन प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री उसको लाइटली नहीं ले रहे। और अगर आप इसी जो अप्रोच है इसको अगर समाजवादी पार्टी की लीडरशिप के अप्रोच से कंपेयर करें या कांग्रेस के कंपेयर करें, बहुत मतलब जमीन आसमान की फर्क है। यहाँ पे सर्वेस काम चल रहा है, रिपोर्ट्स आ रहे हैं, फिर नेता बैठते हैं, फिर रणनीति बदल रही जा रही है, कहीं क्या कैंडिडेट बदलना है, क्या करना है, किसको ले आना है। तो ये जो एक प्रकार से मैं देखता हूँ कि एक वॉर रूम टाइप मैनूवर जो है, ये बीजेपी यूपी के लिए इस बार बहुत जम के कर रही है। कारण क्या है? यही है कि देखिए राम मंदिर है, अभी बात की गई थी भाई राम मंदिर को लेकर अभी कोई जिक्र नहीं हो रहा है। देखिए एक पहले से ही ये तय था कि भाई राम मंदिर पर ही नहीं डिपेंड करेंगे। राम मंदिर इनके लिए जो आश्वासन दी गए थे एक फुलफिलमेंट है, वो तो है ही, उसका कोई ये नहीं है। लेकिन साथ साथ में जो विकास कार्यक्रम है और योगी जी का जिस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन रही है पिछले मतलब 17 से लेकर आज तक, जो चीजें बदली है और चीजें जो बदलना है, और जैसे अभी यहाँ पे जिक्र हुआ कि भाई लॉ एंड ऑर्डर अभी भी एक सबसे बड़ी इश्यू है जिसमें वोटर्स का लगता है कि भाई योगी जी के अंडर चीजें बदल रही है, अच्छी हो रही है और क्राइम के खिलाफ काफी कार्रवाई हो रही है, ये सारी चीजें। लेकिन बीजेपी अभी भी मान के चलती है कि हर सीट पे पूरे जान लगा के लड़ना है, जान लगा के सब कुछ करना है सबको। तो इसीलिए आप देख रहे हैं जिस तरह नेता जा रहे हैं कैंपेन में, मतलब रोड शो हो रहे हैं, ये सारी चीजें गर्मी के बावजूद कोई कसरत नहीं छोड़ा जा रहा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस की बात अभी हो रही थी, कांग्रेस में यही दिक्कत है कि अभी तक देखिए कोई पार्टी के रहने की बात नहीं है, अभी तक प्रियंका जी और राहुल जी ने तय नहीं किया है। तो कहा जा रहा था कि अमेठी से राहुल जी दोबारा लड़ेंगे और प्रियंका जी रायबरेली से लड़ेंगे, लेकिन अभी तक कोई चीजें, मतलब ये दोनों को फैसला करना है, पार्टी को नहीं है इस पे, ये दोनों को फैसला करना है। और वायनाड जो पहले सेफ सीट लग रहा था उतना सेफ सीट आज नहीं है, क्योंकि पिनराई विजयन का रणनीति अलग है। वो चाहते हैं कि भाई 2019 को रिपीट नहीं होना है केरल में, क्योंकि पिछले बार सीपीएम को 21 सीट मिला था, सारे कांग्रेस के यूडीएफ को चले गए थे। उसके बाद 21 चुनाव में आपने देखा होगा किस तरह पिनराई विजयन जो मुस्लिम वोट्स जो माना जाता था हमेशा यूडीएफ के साथ है, उसके पीछे पूरे कसरत करके आपने देखा होगा कई जगह पे इंडिपेंडेंट मुस्लिम कैंडिडेट लगा दिए थे, एसडीपीए जैसे संगठन के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग भी हो गई थी। और आपने देखा जो साइकिल कभी मतलब जो हर समय केरल में सरकार बदलते रहते थे, लेकिन उस साइकिल को पिनराई विजयन ने तोड़ा है। तो आज जो चुनौती राहुल के लिए यही है कि पिनराई विजयन सीताराम येचुरी नहीं है, वो प्रकाश कारत की लाइन है। भाई लेफ्ट को अगर पार्लियामेंट में सीट मिलना है तो वो केवल केरल में मिल सकता है, ना बंगाल में ना त्रिपुरा में। इसलिए राहुल गांधी के लिए आज, पिछले बार तो 4 लाख ऊपर उनको जो जीत मिली थी, इस बार लगता है चीजें बड़ी कठिन है, उनको वायनाड में भी कसरत करना होगा। अगर अमेठी भी लड़ रहे हैं तो अमेठी भी ही उनको एक बड़ा मैसेज देना होगा। नीरज जी, तो अच्छा, ये चूंकि केरल के तो एक सवाल मेरा मन में आ रहा है, ये एनी राजा भी लड़ रही वहां से, तो ये मतलब क्या राहुल जी रिस्क ले रहे हैं क्या वहां से? देखिए वायनाड तो इस बार थोड़ा रिस्की हो गया है। देखिए देखिए आप 2 अनसेफ सीट से लड़ नहीं सकते। अगर पिछली बार अमेठी अनसेफ था, वायनाड सेफ था, क्योंकि वहां पे आप जानते हैं मुस्लिम वोटर्स वायनाड लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत है, आसपास लगभग 70 के आसपास थे, तो बड़े सेफ सीट माना जाता था। लेकिन इस बार पिनराई विजयन ने तय किया भाई अन्नी राजा को देकर भाई हमें कोई टोकन फाइट नहीं देना है, हमें रियल फाइट देना है, क्योंकि इसका असर लोकसभा 2024 लोकसभा चुनाव का असर केरल में वो 2026 का 26 का असेंबली इलेक्शन पे असर पड़ेगा। और वहां पे अभी जो बीजेपी की जो वहां पे जो जिस तरह की प्रेजेंस हो रही है, प्राइम मिनिस्टर लगातार कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं,
तो अगर सेक्युलर वोट डिवाइड हो जाएगा, क्या बीजेपी फायदा तो नहीं ले लेगा? लोकसभा में कठिन हो सकता है, लेकिन असेंबली चुनाव में एक एक असेंबली सेगमेंट में चीजें बदल सकती है। तो इसीलिए पिनराई विजयन केरल चुनाव को अपनी प्रेस्टीज बैटल लिया है। इसके कारण और उनका जो इंस्ट्रक्शन है लेफ्ट कैडर को, आप राहुल जी को लेकर सोचिए मत, जम के काम कीजिए और अन्नी राजा को जितवाइए। ये इस पे थोड़ा भी और बातचीत करेंगे, लेकिन पहले सतीश जी के पास चलते हैं। सतीश जी, एक नया खिलाड़ी भी यूपी में आ गया है, पल्लवी पटेल और ओवैसी, एक नया संगठन ही उन्होंने, पीडीएम, वो भी ताल ठोक रहे हैं और बड़े गर्म जोरदार तरीके से लड़ेंगे चुनाव। क्या होगा सर यूपी में, सतीश जी? आते हैं वो अपने तो नहीं आए जिनका आप जिक्र कर रहे हो, ये रणनीति का ही हिस्सा है। जैसा कि शेखर जी ने कहा कि कोई कसर नहीं भारतीय जनता पार्टी छोड़ रही है, हो सकता है उसी का एक हिस्सा अंग हो, अंग हो, अंग। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने उत्तर प्रदेश पर रखा है, तो भारतीय जनता पार्टी को अगर 272 प्राप्त करना है तो भी उत्तर प्रदेश में 70 से ज्यादा सीटें, और 400 पार करना है तो शायद उससे और ज्यादा। लेकिन तीसरी बात मेरी ये है कि जो हम एकदम बिल्कुल एक तरफा चुनाव देख रहे थे, थोड़ी सी उसमें करवट आई है। थोड़ा सा लगता है कि कुछ हवा हल्का हल्का, मैं नहीं कह रहा एक तरफा अभी भी मोटे तौर पे है, लेकिन कुछ एक आध हफ्ते से चीजें हुई हैं, चाहे कुछ कोर्ट के फैसले आ गए हो, उससे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो, कई तरह की IADIA वालों की दिल्ली में एक रैली हो गई बड़ी कठिन, मतलब तो उससे कुछ हुआ है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश हम जैसा बराबर कहते हैं कि वो नब्ज है, वो श्वास नली है, वो ऑक्सीजन है भाजपा के लिए। वहां पर मैं इंडिविजुअल कैंडिडेट्स भी देखता हूं, अपने अगल बगल के सीटों को भी देखता हूं, तो हर सीट पर मुझे भाजपा भारी नजर आती है। मैं अपने जहां रहता हूं वहां से 8-10 सीट अगल बगल देख रहा हूं, और वहां मेरा बूथ, मेरा मजबूत, ये सब भी प्रधानमंत्री कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का तो हमको लगता है एक तरह से चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, तो एक राउंड सब जगह कर ही दिए, खासतौर से दक्षिण, क्या उत्तर प्रदेश कहीं भी चले जाते। उस लिहाज से अगर उसको कॉन्ट्रास्ट करें तो सब लोग सही कह रहे हैं कि भाई अगर आपको चुनौती कस के देना है तो भाई रायबरेली अमेठी की घोषणा क्यों नहीं करते? बनारस में एक लोकल लीडर को क्यों लड़ा दिया? वहीं से लड़ सकता था, मान लीजिए कन्हैया कुमार ही लड़ सकता था, खुद प्रियंका गांधी लड़ सकती थी, या कोई और लड़ सकता था। दूसरी तरफ ये बात भी सही है जो ये लोग कह रहे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात बिल्कुल सही है। और किस लिहाज से सही हो मैं आपको बताऊं, मैं भी अपना सर्वे करते रहता हूं। मैं एट रैंडम 6 टैक्सी वालों से बात किया जिसके ऊपर चढ़ता हूं, और सब अलग अलग इलाकों के, सब वो कहते हैं हाँ जी कि लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत अच्छा है। किस लिहाज से? तो जी अब पहले जो मुसलमान युवक थे वो बड़ा दहशतगर्दी करते थे उस लिहाज से तो ये जो हिंदुत्व वाला फैक्टर है वो कई कॉइल में काम करता है। और ये बात सही है कि जो राम मंदिर का मामला है जो था, वो बिल्कुल एकदम चढ़ के नहीं बोल रहा है, वो लेयर्स में लोगों के बीच है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए तो मैं यही देख पा रहा हूं कि जमीन पर हमने 77 का चुनाव फॉलो किया था, नीरज, 77 का फॉलो किया था और 89 का फॉलो किया था, वो सब माइलस्टोन है। तो उसमें क्या होता है कि आम जनता के बीच में ना, बिना टीवी, यूट्यूब और आपके चैनल और ये और अखबार के भी, बिना अखबार भी थोड़ा बहुत, एक लहर पैदा हो जाती। वो लहर अब तक नहीं है। अब पता नहीं ये स्लॉग ओवर में कांग्रेस पार्टी खेल रही है, अब उसका क्या नतीजा होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अब हम इसको नकार तो नहीं सकते, लेकिन हमने 2009 का चुनाव देखा था, अचानक से कांग्रेस पार्टी बिना 1% वोट वाली अचानक 21 सीटें जीत गई थी या 22 सीटें उत्तर प्रदेश में। तो मोटा मोटी यही हाल है मेरे ख्याल से। भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, एक तरफा मजबूत है। सतीश जी, पूरी ये अभी मैं मुद्दों पे भी एक बार आप लोगों से चर्चा करूँ। मैं एक सवाल, आपने कहा कि रायबरेली में, अमेठी में या वाराणसी में क्यों नहीं लड़ रहे, मुझे पहले तो ये समझना आपसे कि खुल के क्यों नहीं लड़ रहे। या आपने एक बात कहा कि 2009 वाली या
4 वाली, क्या वो दोनों सिचुएशन को कंपेयर किया जा सकता है? पहला सवाल, इसका छोटा जवाब चाहिए, लेकिन ये वाला ज़्यादा चाहिए कि कांग्रेस खुल के क्यों नहीं यूपी में आ रही, जो कि जहाँ से ही गेम बदल सकता है अगर वो लगे तो, क्यों नहीं लग रहे हैं? देखिए कभी, हाँ जी, देखिए मैं पता नहीं, मैं इसका कोई जवाब नहीं दे सकता, लेकिन इतना जरूर मैं आपके शो पर पहले भी कह चुका हूँ, हमको तो लगता है बहुत सारी विपक्षी पार्टियां 2024 में 29 का खेल खेल रही हैं। बहुत सारी जो आंचलिक पार्टियां हैं, उनको ज्यादा दिल्ली से मतलब नहीं है, उनको अपने से मतलब है। हम इसमें बिहार को भी शामिल करते हैं। तो ये वो बात है, और कांग्रेस थोड़ा स्लो चल रही है, वो भी लगता है आगे के लिए खेल रही है। तो एक कारण ये हो सकता है। फिर आपने सवाल पूछा 2004 और 2009 का। 2004 में तो कतई कोई नहीं कहता था कि भाजपा मतलब हार जाएगी, अटल जी हार जाएंगे। 2009 में जो बात थी, माहौल मतलब उस समय एकदम से चुनाव के ऐन मौके पर 1-2 महीने में ऐसा लगने लगा था कि चीजें करवट ले रही हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो गई थी। आडवाणी जी के अपने लोगों ने भी बहुत मतलब कहा जाता है कि बहुत साथ नहीं थे, शेखर जी ज्यादा जानते होंगे। और उस समय एक माहौल भी था, माहौल बना था, इवन माहौल बन चुका था, और एक सरप्राइज आ गया था उधर से, आंध्रा से। तो ये सारी बातें हैं। कंपैरिजन इस मामले में नहीं किया जा सकता। 2 कारण। एक कारण ये है कि क्या मोदी बनाम जनता है, ये चुनाव इन्होंने बनाया क्या विपक्षी पार्टियों ने? नहीं, मैं नहीं मानता कि अभी तो आपस में अभी गठबंधन सीट में ही लगे हुए हैं। और दूसरा कि जो एक 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 गर्मी होती है ना, एक माहौल बनाने का होता है, वो टू लेट इन द डे है। इसलिए मैंने कहा कि स्लॉग ओवर में कुछ हो जाए तो नहीं कह सकते। अब पता नहीं किस रणनीति पे काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन मैं इतना जरूर आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि पिछले एक हफ्ते में कुछ न कुछ बदला जरूर है। जी राजेश जी, एक ये वाला सवाल आपसे मुझे समझना है कि क्या ये बेहतर नहीं होता कि दोनों लोग, राहुल जी और प्रियंका जी, दोनों अमेठी और रायबरेली से लड़ते और लीड करते फ्रंट से, और यूपी में माहौल बनाते, रिवाइव करते? अब चुनाव में क्या 19 तारीख को पहली पोलिंग शुरू हो जाएगी? अभी तक अपनी तो छोड़ो, दूसरी सीटों को भी किसी को पता नहीं कि कौन लड़ने वाला है। तो इतना ढीला ढाला रवैया, कोई स्ट्रेटजी का प्लान है, जैसा कि सतीश जी कह रहे हैं आखिरी में जाके कोई चमत्कार होगा, या फिर उन्होंने मान लिया कि नहीं साहब 29 की तैयारी करनी है, तो क्यों इतना दिमाग खपाएं उसमें? देखिए नीरज जी, ये तो बात बिल्कुल सही है कि एक सप्ताह में, जैसा कि सतीश जी ने कहा है, माहौल कुछ बदला है। और वो जो बदला हुआ माहौल है, वो उसने कुछ चीजें बड़ी निर्णायक सी भी तय की हैं। एक बात। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि राहुल और प्रियंका अगर दोनों लड़ते, देखिए मुझे ऐसा लगता है, एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि 70 सीटों पर तो कोई शंका है ही नहीं, ना सतीश जी को है, ना अय्यर साहब को है, ना अकूब भाई को है, और ना मुझे भी काफी हद तक मैं भी मानता हूं कि 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए मेरा ख्याल है पक्की सी नजर आती हैं। अब अगर 70 सीटें पक्की नजर आती हैं, तो वहां राहुल और प्रियंका लड़ भी लेते तो क्या फर्क पड़ता, कितना फर्क पड़ता है, 1-8 सीट का। जैसे आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जिस ढीले ढाले और अनमनेपन से लड़ रही है, तो मैं कह सकता हूं कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी भी वैसे ही लड़ रही है, कर्नाटक में भी वैसे ही लड़ रही है, वह तेलंगाना में भी वैसे ही लड़ रही है। तो जो जिस पार्टी का जो प्रभाव क्षेत्र है, उस पार्टी में जो लीड करती है पार्टी, वो वही सबसे अधिक रफ्तार के साथ लड़ती है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि जो है कांग्रेस का कोई ढीला रवैया है वहां पे, या अब आप एक उदाहरण, जो उम्मीदवारों वाली जो आप बात हो रही थी अभी, आपको याद होगा 1996 के इलेक्शन में अटल बिहारी वाजपेयी लड़ रहे थे ग्वालियर से चुनाव, और कांग्रेस ने केवल 48 घंटे पहले माधवराव सिंधिया को उनके खिलाफ उतार दिया। और खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझसे बातचीत में कहा था कि अब मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। तो कई बार जो स्ट्रेटेजी शब्द आपने इस्तेमाल किया है, राजनीतिक दांव पेच ये होते हैं। मुझे ये नहीं कहना मतलब मुझे ये स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है कि कई चीजें पर्दे के पीछे चल रही होती हैं, जो राजनीति का अंग होती हैं। शायद हम उनको नहीं जानते, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक महादेश है। मैं जो बार बार रिपीट करता हूं, बहुत आसान नहीं है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जमीन को कमजोर करना। जी
ओके अच्छा अक्कू जी, क्या अब चूंकि हम लोगों ने लार्जर इश्यू बात की, उत्तर प्रदेश में मुद्दे क्या सबसे ज़्यादा, जैसे अभी दोनों लोग कह रहे हैं, सतीश जी ने भी कहा और इन्होंने भी कहा कि एक हफ्ते में केजरीवाल जी वाला या संजय सिंह वाला या एक इंडिया अलायंस की रैली हुई है या बॉन्ड पे एक फैसला भी आया है, ये एक इशू बन सकता है यूपी में, इसका कुछ असर है? राम मंदिर वाला ज़्यादा असर कर रहा है, लाभार्थी वाला ज़्यादा असर कर रहा है, या आपने जिक्र किया कानून व्यवस्था? असली मुद्दा क्या है जिस पर यूपी की जनता ज़्यादा सोच रही है और उसको लगता है कि इस विषय पे वो वोट हो सकता है? इशू क्या है सबसे बड़ा यूपी का? मेरा मानना है कि 70% जो है वो राम मंदिर है, वहां पर वो लॉ एंड ऑर्डर है, और उसके बाद जो है राम मंदिर होता है। विपक्ष के सामने अगर वो चीजें कुछ कर सकता तो वो सिर्फ जो है इलेक्शन बॉन्ड पे कर सकता था। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली की घटनाएं जो है वो उत्तर प्रदेश में कोई बहुत बड़ा पेड़ हिला रही हैं जिसमें कि बैठे हुए पंछी जो है उड़ जाएंगे, तो वो पेड़ हिलाने की क्षमता नहीं है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ अगर इलेक्शन बॉन्ड को एक सामूहिक तरीके से, बड़े तरीके से कोशिश की जाती तो शायद कुछ हो सकता, लेकिन क्योंकि उस मुद्दे में भी ऐसी चीजें हैं जिसमें दूसरा पक्ष भी फंसा हुआ नजर आ रहा है, तो इसलिए वो उतनी तीव्रता से नहीं इसको उठा पा रहे हैं लोग। ये ऐसा नहीं है कि बीजेपी वाले ही अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन जनता भी पूछेगी भैया तुम्हारे पास भी तो पैसा आया है, वो संकट है। और अच्छा, दूसरा संकट मान लीजिए अगर वो नहीं भी हो तो वो मिल के ना लड़ने का संकट है, मिल के ना मुद्दे उठाने का संकट है। ऐसा भी नहीं है उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है, ऐसा भी नहीं है उत्तर प्रदेश में महंगाई का मुद्दा नहीं है, जैसे देश भर में है वैसे उत्तर प्रदेश में भी है। लेकिन वहां पर कभी किसी ने कोई एक बार समाजवादी पार्टी से लेकर के बसपा से लेके कांग्रेस ने कोई बड़ा मुद्दा किया? अगर वो सिर्फ अखबार वालों को करना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को करना है, सोशल मीडिया को करना है, तब तो हो सकता है, लेकिन वोट तो ये लोग नहीं डालने जाएंगे, वोट तो जनता डालने जाएगी। और जब जनता डालने जाएगी तो जनता के सामने मुद्दे होने चाहिए, और जब मुद्दे ही एक तरफा उसमें वहां डिलीवरी हो, चाहे लाभार्थी की हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की हो, चाहे राम मंदिर की हो, तो जब डिलीवरी गिनाई जाएगी तो वहां डिलीवरी देखी जाएगी, वायदे नहीं देखे जाएंगे। मुझे आज भी ताज्जुब हो रहा है, कांग्रेस 25 वायदों को लेके आ रही है, कितने वायदे गिना लेंगे आप जब तक कि कुछ इंगित नहीं करेंगे 2-4 वायदों पे, तब तक बहुत मुश्किल होता है लोगों के दिमाग में घुसना। वो घुसने की प्रक्रिया पता नहीं क्यों विपक्ष जो है नहीं कर पा रहा है। ये अपने आप में बहुत रहस्य का विषय है। और जहां तक मुझे लगता है, मैं तो सोचता हूं कि कांग्रेस ने शायद हाथ ही धर दिए हैं बिल्कुल। वो और जगह थोड़ी बहुत जो कोशिश हो सकती है वो कर रही है, जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी दूसरे राज्यों में जहां उसका नहीं भी है वहां पर पुरजोर कोशिश कर रही है। और खासतौर से प्रधानमंत्री दक्षिण भारत में जिस तरीके से तेजी से कोशिश कर रहे हैं, उसके नतीजे क्या निकलेंगे? 4 सीटों पे निकलेंगे, 6 सीटों पे फर्क आएगा, 10 सीटों पे आएगा, वो एक अलग सवाल है। लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी 24 के लिए नहीं लड़ रही है, वहां वो अभी तो 2, 4, 6, 10 जो सीटें मिल जाए साउथ में, लेकिन वो अब आगे के राज्य के चुनाव में जब भी जहां होने होंगे वहां के लिए लड़ाई लड़ रही है। अक्कू सर, उस बार के लिए भी ना लड़ रही हो, उसके बाद के लिए लड़ रही हो। अक्कू सर, आपने कहा दोनों अलग अलग से। कुछ आपने कहा कि बॉन्ड वाला इश्यू अगर जोर शोर से उठाता विपक्ष तो बन सकता था, बट बॉन्ड वाले में तो सारे लाभार्थी हैं, लार्जली सभी दलों के पैसा मिला है, कम ज्यादा का खाली इशू है, तो कैसे बनता? नहीं, मैंने भी तो यही कहा आपसे कि दोनों ही लोग उसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप मिल करके कुछ जोर से बात उठाते और भारतीय जनता पार्टी को डेंट करने की कोशिश करते तो हो सकता था कि कुछ वोट जो है वो इधर से उधर होते। लेकिन ये आसान नहीं है, ये मुद्दा ऐसा नहीं है जिसको बहुत इतना बड़ा हो कि हम धक्का दें, जोर लगाए हैया तो हैया से थोड़ा बहुत चीजें हिल जाए। वो हिलने वाली नहीं थी, सिर्फ थोड़ा बहुत हिलावट होती, थोड़ा बहुत एक झटका लगता, उसे वो बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। परसेप्शनल चेंज करने की जो जरूरत होती है वो शायद नहीं कर पाते। एक मुद्दा तो है ही, लोग कहते तो है कि भाई इतना सारा पैसा मिला है, इतनी सारी बातें, लेकिन भैया बात तो सही है, तुमको भी तो मिला है,
तो वो भी तो ये असल में जिन राज्यों में औद्योगिक राज्य हैं जहां से कुछ काम होता है वहीं पर पैसे का लेन देन जाता है। उत्तर प्रदेश में उतना नहीं है, उत्तर प्रदेश में उतनी कोई बड़ी इकाई भी नहीं है, इंडस्ट्रीज भी नहीं है। तो वो अगर या तो साउथ में है या जहां पर इंडस्ट्रीज है वहां के उद्योगपतियों ने आपको पैसा दिया है और दोनों को दिया है, दोनों की चमचेगी। शेखर सर, ग्राउंड पर क्या इश्यूज ज़्यादा मैटर करते हैं? जैसे बहुत सारे मुद्दों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जनता के मन में क्या ज़्यादा असर करता है? भ्रष्टाचार एक बड़ा इशू, देखिए बोफोर्स वाला कोई केस चला ही था, उस पर तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने सरकारी बना ली थी। लेकिन इस वक्त हम लोग देख रहे हैं जैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, अडानी बहुत हुआ लेकिन उसके बाद के चुनाव में तो कुछ असर दिखाई नहीं उसका। अब ये बॉन्ड वाला इशू है या इवन ये जो अभी ताज़ा चल रहा है केजरीवाल जी अंदर है जेल में, क्या इसकी कोई सिंपैथी की इशू हो जाएगा या नहीं? ये सब चीज़ें नहीं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है प्रधानमंत्री जी ने, वो लोगों को ज़्यादा समझ में आ रही, क्या चल क्या रहा सर दिमाग में, वो बताइए। मेरी जी देखो, भ्रष्टाचार को लेकर जो कार्रवाई हो रही है ईडी की तरफ से, जितना भी विपक्ष कहे एक प्रकार से पॉलिटिकल वेंडेटा है, रिवेंज है, कमजोर करने की कोशिश है चुनाव से पहले, इसलिए डेमोक्रेसी इफेक्ट हो रहा है, ये जनता में खास करके उत्तर प्रदेश जनता में कोई ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है। उसका कारण यही है कि लोगों के बाय एंड लार्ज अगर आप देखेंगे उनका फीलिंग है कि वादे तो कई पार्टी कर रहे हैं, राहुल जी भी कर रहे हैं, सबे कर रहे हैं, तो काम करने वाले तो मोदी और योगी है नंबर 1। नंबर 2, भ्रष्टाचार मामले में उनको नहीं लग रहा है कि आप इलेक्शन बॉन्ड कह लीजिए और कुछ भी कह लीजिए, इसमें कहीं मोदी जी या योगी जी के खिलाफ कोई बड़ा एविडेंस आ गया है। और तीसरी बात, जैसे आप कह रहे थे, बॉन्ड को भी अगर डिटेल जाए, आपने भी देखा होगा कि विपक्ष ने भी अपना टोन डाउन कर दिया अभी, क्योंकि जैसे आपने कहा लाभार्थी वो भी है, और लाभार्थी ऐसे लाभार्थी हैं जिन कंपनी के नाम ले रहे हैं, एक दो बड़े कंपनियां, उन्होंने उतना ही कांग्रेस को दिया, उतनी जगह बीजेपी को भी दिया है या तृणमूल को भी दिया है, बाकी रीजनल पार्टीज को भी दिया है। देखिए जहां, और दूसरी बात देखिए बाकी चीजें, बोफोर्स के मामले में क्या आता है, जहां पे डायरेक्ट लिंक हो गया था, एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, फलाना पैसा आके सीधा आके पहुंचा थ्रू मिडिलमैन, स्विस बैंक अकाउंट में गया, ऐसा चीज नहीं है इलेक्शन बॉन्ड। इलेक्शन बॉन्ड जब पैसे जो बॉन्ड खरीदे गए तब तो लीगली था, तब तो उसमें तो ऐसा नहीं था भाई, लीगली था, इसीलिए तो केवाईसी मांगकर तो दिया गया था और इनकैश भी हुआ था। तो ये एक प्रकार से जो इंटरप्रिटेशन ऑपोजिशन दे रही है, भाई ये इसमें क्विड प्रो को था, इसमें डील था, नहीं, अगर बीजेपी के साथ क्विड प्रो को था तो फिर कांग्रेस को पैसे मिला उसमें क्या क्विड प्रो को था, या तृणमूल को जो पैसा मिला क्या क्विड प्रो को था? जो समझने वाले हैं ये सवाल भी पूछ रहे हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये कोई इश्यू नहीं बन रहा है, क्योंकि ऐसा डायरेक्ट करप्शन नहीं है जहां मोदी जी की बैंक अकाउंट में कहीं चले गए वो, या योगी जी के खिलाफ कोई ऐसा बड़ा करप्शन आरोप नहीं। तो पब्लिक के माइंड में आज भी मोदी जी और योगी जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सीधी लड़ाई है, ईमानदारी से लड़ रहे हैं, ये इंप्रेशन है। और ऑपोजिशन जितना भी कोशिश करे वो नहीं हो पा रहा है। और दूसरी तरफ अभी तक राहुल जी का जो कैंपेन रहा है वो हमेशा गुस्सा की कैंपेन है, कई बातें बोल दिए, कई बातें कह रहे, मतलब कहना कुछ चाहते हैं या बोले कुछ है, लेकिन जो सारे चीजें जो जिस तरह बीजेपी ने उसको एडवांटेज लिया, लग रहा है सारा सेल्फ गोल है कांग्रेस के लिए। उसको एक्सप्लेन करते करते भाई नारी शक्ति है, हमने वो नहीं कहा, हम हिंदू की बात नहीं की, ये जो मतलब कुछ बोल दो फिर क्लैरिफाई करो, वोटर को माइंड में ये भी लग रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं राहुल जी, और क्यों इस ऐसे पार्टी के साथ ताल्लुक रखे जैसे डीएमके जैसा पार्टी। देखिए सनातन धर्म मामला राजस्थान में असर पड़ा, मध्य प्रदेश में भी असर पड़ा, छत्तीसगढ़ में पड़ा, और यूपी की जनता भी अच्छी तरह समझ गए, बहुत अच्छी तरह समझ गए। हम उसको ये नहीं कर सकते कि वो नहीं समझे। तो इसीलिए देखिए जो भी इश्यू जो पिछले 2-3 महीने में जो ये रहा है वो लोगों के माइंड में है, उनको लग रहा है मोदी जी केंद्र में और यूपी जी या योगी जी लखनऊ में ये अच्छा अरेंजमेंट है। ये आगे जाके जो उनकी जो अपेक्षाएं है, जो होप है, वो बीजेपी के प्रति, नेतृत्व के प्रति कम नहीं हुई है। नीरज जी जी सर, एक छोटा सा ब्रेक लेना, लौट के आके फिर सतीश जी और राजेश जी से पूछते हैं कि मुद्दा क्या है, यूपी का लोगों के मन में क्या चल रहा है। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं तुरंत। चर्चा कर रहे हैं राजनीति की, और उत्तर प्रदेश में किस तरह के समीकरण बन रहे हैं, कौन से इश्यूज ज्यादा फ्लेयर अप हो रहे हैं और किस पर जनता मतदाता मन बना रहा है, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। सतीश जी, यूपी के मतदाता के मन को आप पढ़ पाए क्या?
बिल्कुल जानते हैं भाई। बताइए सर फिर। हाँ, देखिए यूपी में मैंने आपको एक उदाहरण दिया, उस पर आपने रिएक्ट नहीं किया। जब 6 टैक्सी ड्राइवर अलग अलग, कहिए तो जगह भी बता दो, एटा, मुरादाबाद, गजरौला, नोएडा और अच्छा एक और था वो झारखंड का था, तो जो उनके मन में बात आती है, तो टैक्सी तो बेचारा यही चलाता है, तो कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर से उनका क्या मतलब है? जो मैंने आपको पहले बताया, जो लेयर में काम करता है, तो वो जो 80-20 वाला कहानी है, वो मंदिर से ज्यादा प्रभावी है, मैं बोल रहा हूं। एक बात, हालांकि शेखर जी तो बोलते बहुत अच्छा है, ठीक है वो, लेकिन एक चीज हमें समझना चाहिए, इशू क्या होता है? इशू होता क्या है? क्या 2G, EG, BG, CG जितने जी थे, या फिर यहाँ पर निर्भया वाला मामला हुआ था, तो उसमें क्या हुआ क्या? इसमें किसका दोष था? कौन पकड़ा गया? कौन सजा याफ्ता हुआ? क्या हुआ? क्या निकला? माहौल बनाने के ऊपर होता है, मुद्दा खड़ा करने के ऊपर होता है, चुनाव बनाने के ऊपर होता है। इसका जिक्र मैंने 77 और 89 का करके दिया। मैं तो कोई विपक्ष का प्रवक्ता नहीं हूं, तो मैं नहीं बोलूंगा, नहीं तो बोला जा सकता है, वो बोल सकते थे लेकिन नहीं बोले, और अभी तक लड़खड़ाए हुए हैं कि कौन टिकट कहां से बदले, कहां से जिसको लड़ाए, क्या। जब विपक्ष चैलेंज करने वाला होता है तो फिर बहुत जबरदस्त ढंग से चैलेंज किया होता है, भले मीडिया साथ रहे ना रहे, कुछ नहीं। पहले तो साइकिल पर भी प्रचार होता था, इसमें कहाँ है? मैं आप जो कह रहे हैं कि जो इनके पक्ष में, मोदी जी और के पक्ष में जाता है, मोदी जी की गारंटी, मोदी जी के लाभार्थी, मोदी जी हिंदुत्व के चेहरा, मोदी जी राष्ट्र के चेहरा, अस्थायित्व, मोदी योगी। अगर मान लीजिए कोई मोदी से गुस्सा हो तो योगी से खुश है, कोई जो योगी से गुस्सा है वो मोदी से खुश है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में ये कॉम्बो और डिफ्लेक्शन दोनों है, और विपक्ष की जो, विपक्ष तो हम बोलते भी नहीं है, विपक्षियों बोलते हैं, उनकी एका नहीं हुई, या कोई इनका आपस में जो क्लेश रहा है वो थोड़ा लेट, इसलिए माहौल की ही बात होती। मेरे ख्याल से माहौल कुछ में भी बनाया जा सकता है, लेकिन बनाने की क्षमता होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और पूरा आपका दिल लगा होना चाहिए। लेकिन सतीश जी ये बताइए, आप कह रहे हैं कि मुद्दा बनाया जा सकता है, तो क्या ऐसा थोड़ा विपक्षियों के पास बड़े नेता नहीं है, या उनको जीतने की इच्छा नहीं है? क्यों नहीं बना पा रहे? बड़े बड़े नेता हैं भाई विपक्ष में। सुनिए, वो कतिपय कारणों से, अलग अलग कारणों से वो एक नहीं है। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि कांग्रेस जो है भारत जोड़ो यात्रा INDIA के लिए कर रही थी या खुद अपने लिए कर रही थी। तो ये जो टकराव था ना, विरोधाभास था, इसका नतीजा तो हमको 3 राज्यों के चुनाव में भी दिखा। तो आप क्या करना चाहते हैं? आप विपक्ष को एक करना चाहते हैं। हम 77 में देखे विपक्ष एक था, हमने देखा कि 89 में भी लगभग विपक्ष एक था। इस बार अभी महीना चल रहा है, ये अप्रैल, अभी तक बिहार, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में, या इवन उत्तर प्रदेश में भी टिकट भी तय नहीं हो पाए। तो ये जो इनका विरोधाभास, टकराव है, अंदर वाली बात जो क्लेश है, वो मतलब ये सामने चला था, तो मुद्दा क्या बना? एक रैली हुई केजरीवाल जी के नाम पर, अब तक 10 रैली कर देते, भले ही खाली झूठ बोलते। राजनीति में बहुत सब झूठ बोलते ही है, और माहौल भी खड़ा कर देते हैं उससे। हमने देखा इस चीज को अपने एक्सपीरियंस। तो फिर वो चीज नहीं है इनमें, वो जज्बा नहीं है, वो एका नहीं है, यूनिटी ऑफ पर्पस नहीं है। और बस तो मैं ये कहता हूं कि वो कॉम्बो, अच्छा बीजेपी उस्ताद है, बीजेपी दक्षिण पे दावा बोल रही है, ये उत्तर में अभी दिल्ली में ही जमे। तो आप एक चीज देखिए, दूसरा एक चीज देखिए कि अभी जब एक भी हुए, एक रैली भी किए, तो केजरीवाल जी के नाम पे, अभी मुद्दों के आधार पर थोड़ी किए, और 25 गारंटी दी। मैं बार बार बोलता था 19 के इलेक्शन में, और फिर दोहरा दे रहा हूं कि इस बार 25 गारंटी दे रही है कांग्रेस, 5 अलग अलग। 72,000 की घोषणा की थी, तो क्या इनके पास 72 लोग थे जो जनता के पास ले जाएंगे? तो मुद्दा खड़ा करना पड़ता है। और बीजेपी क्या है, आपके इश्यूज को खड़ा होने ही नहीं देगी, तब तक दूसरा ला देगी। हर दिन वो एक नया नैरेटिव खड़ा कर देती, तो इसमें ये फंस जाते, इसी में रिएक्ट करते रहते।
तो जब तक आपकी एकता ठोस नहीं होगी, यूनिटी ऑफ पर्पस ठीक नहीं होगा, तब तक ये ठीक नहीं होगा। अगर कांग्रेस, मैं एक बात बोल रहा हूं कि आज कांग्रेस अगर 7 महीना पहले अकेले बोलती कि मैं अकेले ही चुनाव लड़ूंगा तो भी ज्यादा बेहतर स्थिति रहती। आज तो पता ही नहीं है। फिर भी मैं कह रहा हूं कि थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, क्योंकि इश्यूज खाली पार्टियां तय नहीं करती, कुछ जनता भी तय करती। सतीश जी ने 3 महीने पीछे पहुंचा दिया हमें। हमने सोचा था कि अब सब सेटल हो गया, अब सीटों पे बात आ गई। आप तो अभी वहां हमको ले गए 3 महीने पहले, जब अभी आपस में पहले सामंजस्य बने, वो वाली स्थिति आज भी दिखा रहे। राजेश जी, क्या लगता है आपको, क्या क्या इश्यूज हैं यूपी के संदर्भ में? ही हम लोगों ने ब्रॉडर स्ट्रेटजी बात की, मुद्दे क्या है जो लोगों के दिमाग में चल रहे हैं? इतने ढेर सारे हो गए, अब आपके हिसाब से क्या बड़ा मुद्दा है? देखिए नीरज जी, जो मुद्दे हैं, जो मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा जो मसला है जो महिलाओं के बीच में है, वो तो राम मंदिर का मैंने अभी कहा ही था। लेकिन बाकी मुद्दों की आप उपेक्षा नहीं कर सकते। मैं खुद उत्तर प्रदेश का हूं और हर महीने मेरा कई दिन उत्तर प्रदेश में मैं बिताता हूं। तो किसान खुश नहीं है, महिलाएं बहुत काफी बड़ा एक वर्ग ऐसा है जो महिला अत्याचारों के कारण नाराज है, नौजवान बेरोजगार नाराज हैं। आप आंकड़े दिखा लीजिए, क्योंकि अब आंकड़े का की अगर बात करेंगे तो आधा घंटे आंकड़ों में निकल जाएगा। लेकिन कुछ बड़े एनकाउंटर पॉलिटिक्स या जिसको कहें आपके असामाजिक तत्वों को समाज के मंच से हटा के आप स्थानीय स्तर के अपराधों का मुकाबला नहीं कर सकते। जिला स्तर पर जो अपराधों का आंकड़ा है वो मेरे पास है। हर जिले का आंकड़ा मैं आपको सुना दूंगा, अगर कहिए तो आप पूरे 80 लोकसभा सीटों का आंकड़ा मैं सुना देता हूं, तब आपको पता लगेगा कि अपराधों का आंकड़ा उत्तर प्रदेश का क्या है। तो ये एक चीज ऐसी है जिसको आप, ये स्थानीय स्तर पर है जो लोगों के दिमागों को में परेशान करता है। लेकिन बावजूद इसके, जो मैं बात, आप सतीश जी की इस बात से सहमत हूं कि राम मंदिर का मसला है और वो एस्टैब्लिश्ड एक मसला है जिसका लाभ पार्टी को मिल रहा है। दूसरी चीज ये है, जो अभी केजरीवाल का जिक्र आया, काफी कुछ चीजें आई, ये जो एक उत्पीड़न वाली जो राज सियासत है, हम सब लोग 40, 45, 48 साल से तो मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, सतीश जी भी ऐसे लगभग ऐसे ही कर रहे हैं, श्रेयस जी भी कर रहे हैं, अक्कू भाई भी ऐसे ही कर रहे हैं। हर चुनाव में जब कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है तो एक केयर टेकर गवर्नमेंट काम करती है। काम चलाऊ सरकार कभी भी नीति विषयक या बड़े मामलों पर फैसला नहीं लेती है, ये हम सब जानते हैं। आप उन्हीं पार्टियों को, जिन पार्टियों से आपको खतरा है, आम आदमी पार्टी को खतरा है, तो आप उसको, उससे संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार छीन रहे हैं। आप उसको मतदाताओं तक जाने का मौका नहीं दे रहे हैं, आप प्रचार का मसला नहीं दे, आप उसको आने दे रहे हैं। आप जब तीसरी बार जीत के आएंगे तब आप ईडी का मामला और शराब का मामला निपटते रहिए। लेकिन अभी तो आप उनको मौलिक अधिकारों से वंचित कर रहे हैं, उनको प्रचार से वंचित कर रहे हैं, एक पार्टी के खाते आप फ्रीज कर रहे हैं। तो जो जिन दो पार्टियों से आपको सबसे बड़ा खतरा है, उन दो पार्टियों को आप जो है उनके मौलिक और जो चुनाव के लिए इस देश का संविधान अधिकार देता है, आजादी देता है, उससे आप वंचित कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। अल्पसंख्यकों के हाल पूछ लीजिए, अल्पसंख्यक उत्तर प्रदेश में उपेक्षित महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? अब अगर उसको आप इस बात से लेंगे कि हम एक बहुसंख्यक वर्ग को संतुष्ट करना चाहते हैं, तो ये अनुचित है। जी जी, तो वोट का कन्वर्जन सर आप बताइए ना, वो कैसे हो रहा है? नहीं, वोट का कन्वर्जन मैंने आपको बताया ना कि देखिए 65-70 सीटों के बीच में भारतीय जनता पार्टी उस सीटों के ढेर पर बैठी है। अनुकूल परिस्थितियां हैं। मैं ये नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रतिपक्षी मोर्चा, ये बिल्कुल बीच में अभी बात आई थी कि जो बीच में 4-5 साल घटा है, जिन आंकड़ों का मैं जिक्र कर रहा हूं, उन आंकड़ों को तो समाजवादी पार्टी ने नहीं उठाया, कांग्रेस ने नहीं उठाया। उन आंकड़े और अत्याचारों पर अगर 5 साल तक लगातार प्रतिपक्ष ने सरकार की नाक में दम किया होता तो आज शायद हम इस तरह की चर्चा नहीं कर रहे होते। जी ओके, अकुश श्रीवास्तव सर, ये केजरीवाल वाला जो मसला है, क्या इसका असर है उत्तर प्रदेश में? लोग इस बात को नोटिस में ले रहे हैं? देखिए, वो एक बातचीत में हो सकता है या है भी, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका आधार अभी उत्तर प्रदेश में बिल्कुल भी नहीं है उनका
दशमलव में कुछ वोट बैंक रहा है और कोई भी ज्यादातर क्या सभी जगह जमानत जब्त हुई थी वहां पर पिछली बार में, तो अभी कुछ है नहीं उनका वहां। लेकिन ये बातचीत में तो है ही। देखिए, आप ये मानिए केजरीवाल की पार्टी हटा दीजिए, उसकी जगह कांग्रेस कर दीजिए, उसकी जगह समाजवादी कर दीजिए, जब तीनों को मिलाकर आप देखेंगे तो एक बातचीत का मुद्दा बनता है। लेकिन उसका फायदा केजरीवाल उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे। उसका फायदा उठाने की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी को थी, कांग्रेस को थी, जो अभी तक कम से कम आज की तारीख तक 10 दिन हो गया ये सब तमाशा हुए, कोई उठाने की कोशिश उत्तर प्रदेश में हो रही मुझे तो कम से कम नहीं नजर आ रहा है। और इस लिहाज से मैं कह रहा हूं दिक्कत तो ये है ना कि जो विपक्षी दल है वो खुद कुछ ना करके वो मीडिया से ज्यादा अपेक्षित रहते हैं, करते हैं कि साहब हमें मीडिया उठाता नहीं है, दिखाता नहीं, करता नहीं। आप कुछ करो तो ना। गैस के दाम अगर 5 रुपए पहले, आज से 10 साल पहले बढ़ते थे तो दिल्ली में आग लगा दी जाती थी, दिल्ली में तमाशा हो जाता था। लेकिन अब तो कुछ हो ही रहा है। गैस के दाम किसको याद है? मुझे तो नहीं याद है। पेट्रोल कितने रुपए है पता ही नहीं लगने पाता है। तो वो ऐसी अगर आपको जो दुविधाएं हैं जनता को, उसको उठाने का काम किसका है? उसको उठाने का काम विपक्ष का है। और विपक्ष जब तक उसको ठीक से दमखम के साथ नहीं रखेगा तब तक कैसे काम चलेगा? ऐसा तो है नहीं कि उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं कट रही होगी इस समय, लेकिन कितनी जगह कुछ आंदोलन हुआ है कि हाई बिजली को लेकर के बवाल हो रहा हो। कितने अभी कटाई का सीजन शुरू हो जाएगा तो कटाई को लेकर दुविधाएं होंगी, कोई मुद्दा उठाने की बात हो रही है? नहीं होगी। तो जब तक मुद्दे नहीं उठाए जाएंगे तब तक जो ऊपरी बातें चल रही हैं, जो दूसरी पार्टी की तरफ से या सत्ता पक्ष की तरफ से चल रही हैं, वो चाहे लाभार्थी हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर वाला मामला हो, वो सभी उसको अच्छे लगेंगे, दूसरी चीजें अच्छी नहीं लगेंगी। जब थाली में एक तरह का खाना होगा, एक तरीके की चीजें होंगी, तो आपको पचे ना पचे वही ठीक है। जब तक आप दूसरे तरीके का खाना नहीं देंगे, कुछ अच्छा और परसने की कोशिश नहीं करेंगे, कुछ अच्छे वायदे नहीं करेंगे, और वायदे वो करिए जो डिलीवरी कहीं आप कर चुके हो। जबकि जैसे कि अभी 72,000 वाली बात आई थी, तो 72,000 पे किसने पिछले चुनाव में राहुल के उस पर भरोसा किया, जब उसकी जगह पर जो 8,000 रुपए दिए जा रहे थे केंद्र सरकार की तरफ से, 6,000 रुपए, उस पर ज्यादा भरोसा किया गया, उस पर ज्यादा वोट पड़ गए। तो आपको भरोसा जीतना पड़ेगा। भरोसा जीतने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। दुर्भाग्य है कि विपक्ष वो लड़ाई नहीं लड़ पा रहा है। ये एक बड़ा टेस्ट केस था। जब 72,000 रुपये का अनाउंसमेंट किया गया था तो उसके सामने केवल 6,000 रुपये थे। और मतलब इतनी बेसिक मैथ तो मुझे लगता है सभी आदमी को आती होगी कि 6,000 रुपये महीने लेना है, 6,000 रुपये साल लेना है, फिर भी वो नहीं बात। वो एक टेस्ट केस था। शेखर सर, इस बार जैसे अभी ये वाला केजरीवाल मसला सामने निकल के आ रहा है, चल भी रहा है अभी, दिल्ली में भी मुझे आम आदमी पार्टी की वो धार नहीं दिखी कि उनका सबसे बड़ा नेता जेल चला गया और पूरी दिल्ली में कहीं कोई वैसे न तो विजुअल्स दिखे, न कोई सीन दिखे, न वैसी कोई ज़मीन पर लड़ाई दिखी। खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में शगुफे छोड़े गए कि साहब मुझे को खरीदने की कोशिश की जा रही, नाम पूछा जा रहा तो नाम नहीं बता रहे। तो क्या वहाँ पे भी कुछ यही रिलेक्टेंसी हो रही है? कुंद हो गई धार थोड़ी सी? नहीं नीरज जी, देखिए आजकल कोई राजनीति का प्रति कोई सिंपत्ति नहीं होती पब्लिक में। अगर कोई भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा रहे हैं, नहीं होती, क्योंकि पब्लिक के जनरली लगता है यार कुछ तो होगा इसीलिए तो अंदर गया है। तो ये देखिए होता है। देखिए आम आदमी पार्टी के अपने कोर वोटर्स भी हो सकते हैं जिनको कई लाभ मिला हो, बिजली हो, पानी हो, कई मिला हो, लेकिन जनरली आप आजकल देखेंगे, मैं हर राज्य की भी बात कर रहा हूँ, दिल्ली की भी बात कर रहा हूँ, जहां पे देखिए कोई बड़ी सिंपत्ति नहीं आ जाती। और लगातार आपने देखा होगा अक्टूबर 21 तारीख से लेकर जो आम आदमी पार्टी की कोशिश रही है, इंक्लूडिंग 31 तारीख को जो रामलीला मैदान में जो रैली थी, यही कोशिश थी भाई किसी तरह सिंपत्ति को विपप करे। इसीलिए आपने देखा होगा सुनीता केजरीवाल को भी मैदान में आना पड़ा। और दूसरा चीज, आम आदमी पार्टी की ये प्रायोरिटी थी भाई मैदान में हमको केजरीवाल को सामने रखे, उनको पोस्टर रखे, लेकिन कांग्रेस की आपत्ति थी भाई केजरीवाल के लिए हम नहीं इकट्ठे हो रहे, कई विपक्ष के सामने कई मुद्दे हैं उसके लिए हम इकट्ठे हो रहे हैं। तो देखिए आम आदमी पार्टी की जो कोशिश केजरीवाल को ही एक सिंपैथी फैक्टर बना के फिर एक आम आदमी के एक मतलब जो आम आदमी से जुड़ा हुआ आदमी को परेशान हो रहा है, ये बात पब्लिक में जल नहीं रही है। क्योंकि
जो गिरफ्तारी का डेट मुझे लगता है केजरीवाल स्वयं तय किए, क्योंकि लगातार उनको अक्टूबर नवंबर से आ रहा था सम्मान, ये पहले जाके खत्म कर लेते मामला, नहीं किए क्योंकि उनकी और कुछ डर थी। भाई पहले सत्येंद्र जैन गए, उसका ऐलान भी इन्होंने किया था ये जाएंगे अंदर। उसके बाद मनीष सिसोदिया के बात है, इन्होंने ऐलान किया था भाई मनीष सिसोदिया जा रहे। उसके बाद संजय सिंह, इन्होंने अनाउंस किया। जब अपनी बात आई उन्होंने रणनीति बदल दी। तब तक ये अप्रोच था भाई जो जिसके नेता जाके सामने करो। और इसमें आपने अभी देखा होगा, आपके कैलाश गहलोत ने जैसे ही नोटिस आया चले गए। उनका कोई भरोसा नहीं था कि और कोई पार्टी की स्ट्रेटेजी नहीं, अपना स्ट्रेटेजी देख लेते। देखिए भ्रष्टाचार ऐसा मामला है, देखिए संदेह जो है आम जनता में ऐसा है, भाई पहले तो ठीक तरह से आते हैं, बड़े ईमानदारी की बात करते हैं, जैसे सत्ता में बैठ जाते हैं फिर एम्बिशन बढ़ जाता है, जो चंदा चाहिए, चुनाव लड़ना है, पार्टी को विस्तार करना है, कई राज्यों में सत्ता पाने के लिए कोशिश करना है। ये पब्लिक समझती है, देखिए ये नहीं, ये पब्लिक नहीं समझती। तो आज देखिए दूसरी बात, जो टाइमिंग की चीज देखिए, जैसे ही आम आदमी पार्टी सोच रही थी भाई केजरीवाल अरेस्ट को आगे एक बड़ा इश्यू बन के एक बड़ी सिंपत्ति की हम कोशिश करेंगे, उसी समय आपने देखा क्या चीज, आपको संजय सिंह की बेल में कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी ईडी को, अभी अभी वो रिहा भी हो गए। और वैसे ही आपने देखा होगा इनकम टैक्स मामले में जी। वो स्वयं अभिषेक मनु सिंह भी सरप्राइज हो गए, बोले बड़ी ग्रेशियस है। आईटी ने अपनी तरफ से कह दिया भाई हम अब कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे, जुलाई तक कुछ नहीं करेंगे, तो वो मुद्दा भी गिर गया। देखिए ये जो जिस तरह बीजेपी का ये सरकार का ये स्ट्रेटेजी बदल सकती है, इतनी क्विक स्ट्रेटेजी आपके हमेशा रिएक्टिव मोड में है। इंटरेस्टिंग। और केजरीवाल जी के लिए हमेशा एक बड़ी प्रॉब्लम यही है। देखिए अगर वो ओरिजिनल केजरीवाल होते, सीधा सामने जाकर कहता मैं ईडी को फेस करूंगा, मैं कोई डर नहीं है, मैं जेल जाऊंगा। अब क्या है, अब कह रहे भाई मैं तिहाड़ जेल से दिल्ली चलाऊंगा, मुख्यमंत्री रहूंगा। सो सारी चीजें जो है 360 डिग्री घूम गई है। Actually, इस बात को उनकी जो स्कोर सपोर्टर है उनमें भी संदेह पैदा होता है, ये क्या है जी। ये राजनीति में ना शहमात का खेल चल रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो आप सब लोग चर्चा कर रहे हैं, घटनाएं घटी हैं, उसमें बहुत कुछ चीज़ें जनता के सामने आ रही हैं और वो उसको असेस कर रहा है। उसमें से एक मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई एक मुद्दा बन गई है। अब उसमें जनता किसके पक्ष को अप्रूवल देती है ये 4 जून को पता चलेगा, लेकिन इशू तो बन गया है। अब कौन कैसे क्या कर रहा है वो सब दिख रहा है और इतना ऑब्वियस है कि उसको समझने के लिए कोई पीएचडी नहीं करनी है, बिल्कुल साफ दिख रहा है कि क्या क्या हो रहा है। तो देखना पड़ेगा कि क्या स्थिति बनती है। लेकिन उत्तर प्रदेश को आज हमने सोचा कि इस पर एनालाइज किया जाए। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेट है महाराष्ट्र, उधर तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन किस पार्टी में है। इसको भी एक दिन चर्चा करते हैं कि महाराष्ट्र में क्या चल रहा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।